हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आपने भाग 1, 2 और 3 अपना प्रशिक्षण आपने पूरा कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपचारात्मक शिक्षण भाग 4 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हल सहित। आप इन प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि इस भाग में ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो, उपचारात्मक शिक्षण भाग 4। हाँ तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने उपचारात्मक शिक्षण भाग 4। और देखिए, इस पर आधारित ये प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आपको इनका जो है रिप्लाई करना है, आपको इनका जवाब देना है। प्रश्न संख्या 1 है, आप किस तरह के आकलन का इस्तेमाल उन संकल्पनाओं के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं जहां बच्चों को परेशानी हो रही है? ऑप्शन 1 रचनात्मक आकलन, ऑप्शन 2 नैदानिक आकलन और ऑप्शन 3 सारांशात्मक आकलन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 नैदानिक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप बच्चों की भाषा संबंधी परेशानी को समझने के लिए किस रूप में नैदानिक आकलन करेंगे? मौखिक, लिखित या मौखिक और लिखित दोनों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मौखिक और लिखित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन कौन से उपचारात्मक शिक्षण योजना के बिंदु हो सकते हैं? अगर आप उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाते हैं या इस जो है प्रशिक्षण में अध्यापक ने जो उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाई है तो उसके कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? पहला 40 मिनट का समय, फिर मौखिक भाषा पर ज़्यादा ध्यान, अलग अलग हिंदी की बहुत सरल कहानियाँ, आ और ई मात्रा के शब्द लिखना, ऊ और ओ मात्रा के शब्द लिखना, मात्राओं वाले सरल शब्दों को लिखना, सवाल पूछना सिखाना और भावनाओं को लिखित रूप से प्रकट करना सिखाना, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या सोच रहे हैं? यदि आप उपर्युक्त सभी सोच रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 4। एक शिक्षक ने पहले मौखिक और फिर लिखित भाषा पर जोर दिया है, क्या इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो यदि आप हाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब आपका जवाब सही है, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, योजना के तहत बच्चों को सरल कहानियाँ सुनाना या सरल शब्द बनवाना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा? हाँ या नहीं? तो यदि आप हाँ समझ रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाँ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए प्रश्न नंबर 6 है, एक शिक्षक ने माता पिता के साथ योजना साझा की, इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? हाँ या ना? आप क्या सोच रहे हैं? यदि आप नहीं सोच रहे हैं तो आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है, फिर से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक शिक्षक ने माता पिता के साथ योजना साझा की, इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
हाँ या नहीं। यदि आप हाँ सोच रहे हैं तब आपका क्वेश्चन गलत है। इस प्रश्न का जवाब है नहीं। इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षक ने उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को स्कूल के निर्धारित समय में ही पढ़ाने का निर्णय लिया। क्या इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नहीं। बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, इसके लिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। किसी कहानी का एक चित्र है। इसको पहले आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक बिल्ली है, एक पेड़ पर बैठी हुई है, और एक बिल्ली यहाँ पर है जिसको किसी ने हाथ में पकड़ रखा है, और नीचे फ्रेंच भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को विशेष तौर पर देख लीजिए। उन चैट आ ग्रिम्पे डांस उन अर्ब्रे ले चैट आ इटे सावे, यानी ये लिखा है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। आपने शब्दों का अध्ययन कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये फ्रेंच भाषा के शब्द यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए कि अगर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, किसी अन्य भाषा, उनकी मातृभाषा कुछ और है, तो उन बच्चों को जो है आप हिंदी भाषा सिखाएंगे। उनमें से एक विधि ये भी है, ठीक है, किसी कहानी के चित्रों के माध्यम से शब्दों का परिचय कराना। तो अब आपने यहाँ पर ध्यान से देख लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊपर दिए गए कहानी के किसी चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि बिल्ली के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ग्रिम्पे साव आर्ब्रे चैट। एक बार पुनः आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोनों जगह बिल्ली है, कॉमन चीज़ है, और जो शब्द लिखे गए हैं उसमें भी रीजनिंग लगाइए। उसमें भी एक शब्द कॉमन है और वो शब्द CHAT यानी चैट। दोनों चित्रों में बिल्ली कॉमन है और दोनों जो है सेंटेंस में चैट कॉमन है, यानी बिल्ली के लिए कौन सा शब्द होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि बिल्ली के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है चैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आप अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी ढंग से कराने के लिए क्या क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला, माता पिता और प्रधानाचार्य जी के साथ मिलकर शिक्षण की योजना बनाएंगे। ऑप्शन 2, योजना बनाते समय ख्याल रखेंगे कि शिक्षण के दौरान बच्चों का मनोबल बढ़े। ऑप्शन 3, शिक्षण के लिए बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर नई गतिविधियां चुनेंगे। ऑप्शन 4, हर बच्चे के साथ बैठकर उसकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, या उपर्युक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि आप उपर्युक्त सभी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप बच्चों की समझ के विकास को मापने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन 1, उपचारात्मक शिक्षण के अंत में बच्चों की परीक्षा लेंगे। ऑप्शन 2, बच्चों की कार्य पत्रिकाओं में लिखे जवाबों का विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन 3, कक्षा में दिए गए मौखिक जवाबों का विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन 4, बच्चों ने जो वाक्य अपने आप बिना किसी मदद के लिखे उनकी जांच करेंगे। ऑप्शन 5, उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन 6, विकल्प 2, 3 और 4 सही हैं। तो विकल्प 2, 3 और 4, विकल्प 2 है बच्चों की कार्य पत्रिकाओं में लिखे जवाबों का विश्लेषण करेंगे। 3 है कक्षा में दिए गए मौखिक जवाबों का विश्लेषण करेंगे, और 4 है बच्चों ने जो वाक्य अपने आप बिना किसी मदद के लिए लिखे उनकी जांच करेंगे। इस ट्रेनिंग में जो जांच की गई है इन्हीं तीनों जो है मापन का यूज किया गया है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प 2, 3 और 4 सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, आकलन करने के लिए आप किन जरियों का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ की लिख गया है, किन जरियों का इस्तेमाल करेंगे? गतिविधियों के जरिए, बातचीत करके, लिखवा कर,
इससे कमज़ोर बच्चों के लिए गुणा करना आसान हो जाएगा। खेल खेल में उपर्युक्त सभी। तो बताइए मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के वक्त बच्चों की मदद के लिए शिक्षक ने किस तरह की शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया? इस ट्रेनिंग में जो शिक्षक ने जो है तकनीक इस्तेमाल किया है उसकी बात कर रहे हैं। किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया? हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना, स्तर के अनुसार बटे समूह में शिक्षण भिन्नात्मक शिक्षण, सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, मिले जुले समूहों में पढ़ाना, और विकल्प 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल, ये तकनीक वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर बच्चों की संख्या कम होती है। जैसे आपकी क्लास में आपने पाया कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में शिक्षण स्तर में पीछे हैं, तो ऐसे कम बच्चों के लिए जो है तकनीक पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो आपका विकल्प 1 है, हर बच्चे को अलग अलग पहले निर्देश देंगे, उसके बाद विकल्प नंबर 3 सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, ये दोनों तकनीकें जो है यूज की जाएंगी। इसका मतलब आपका आंसर सही है, विकल्प 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नात्मक शिक्षण क्या है? यहाँ आपको एक भिन्नात्मक शिक्षण भी मिलेगा। बच्चों को समूह में पढ़ाना, समूह अधिगम स्तरों के अनुसार बनाना, बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा कर पाना, शिक्षण सामग्री को बदलना, समूहों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर शिक्षण करना, हर समूह का मूल्यांकन उनकी क्षमताओं के आधार पर किया जाना, समूह का लचीला न होना, उपर्युक्त सभी, या विकल्प 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सही है। तो मित्रों, इसमें एक जो है विकल्प है समूहों का लचीला ना होना, यानी कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न जो है अधिगम स्तर के बच्चे अपना समूह बदल नहीं सकते, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये भिन्नात्मक शिक्षण में नहीं आएगा, बाकी सब सही हैं। तो इस लिहाज से जो आपका विकल्प है, विकल्प 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सही है, इसका ये उत्तर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या आप बता सकते हैं कि एक शिक्षक ने मिश्रित समूह क्यों बनाए? यानी पहले अलग अलग बच्चों को समूह बना लिया, कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, अलग अलग जो है अधिगम स्तर के अनुसार समूह बना लिया, शिक्षण कार्य किया, फिर हर जो है समूह में से कुछ बच्चे लेकर के मिश्रित समूह बना दिया। तो मिश्रित समूह क्यों बनाया? इससे हर स्तर का बच्चा अपनी समझ को अपने साथी छात्रों के साथ साझा कर पाएगा। इससे बच्चों में समझ बांटने के कौशल का विकास होगा। बच्चे बिना डरे अपने सभी साथियों से सवाल पूछ सकेंगे जो अक्सर वह अपने शिक्षकों के साथ नहीं कर पाते। इससे वह बच्चे जो पहले से गुणा जानते हैं बाकी बच्चों को गुणा सिखा देंगे। इससे बच्चों में एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की भावना का विकास होगा। उपर्युक्त सभी या विकल्प 1, 2, 3 और 4 सही हैं। तो मित्रों, इसमें एक विकल्प ऐसा है जो कि सही नहीं है। इससे बच्चों में एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की भावना का विकास होगा, ये सही नहीं है। बाकी ऊपर के चारों सही हैं। तो इस लिहाज से आपका जो आंसर है वो है लास्ट विकल्प 1, 2, 3 और 4 सही हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आपकी कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो बच्चों की मदद करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे या आप क्या करेंगे? उनके लिए समय निकालें, समझने में रुकावट कहाँ आ रही है या समझें। रुकावट को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की शिक्षण सामग्री के साथ उन्हें अलग अलग खेल खिलाएं और गतिविधियां कराएं। समूह में कार्य करते हुए उनका हौसला बढ़ाएं। उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी शिक्षण तकनीक बदलें। उपर्युक्त सही सभी। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई हैं
वो सारी चीज़ें बच्चों की मदद करने के लिए ज़रूरी हैं अगर आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रशिक्षण का यह भाग थोड़ा लंबा है मित्रों, इसमें ज़्यादा प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो और हैं। प्रश्न 16 है, यदि आपकी कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो आप नैदानिक आकलन कैसे करेंगे? गतिविधियों के जरिए, बातचीत करके, लिखित परीक्षा लेकर, बच्चों के कक्षा कार्य का विश्लेषण करके, उपर्युक्त सभी, या विकल्प 2 और 4 सही है। तो मित्रों, कक्षा में अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो आप जो है सोचिए कि लिखित परीक्षा लेंगे तो बड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, गतिविधि में भी टाइम लग जाएगा। 2 ऐसे तरीके हैं जो आसान से हो सकते हैं, बातचीत करके और बच्चों के कक्षा कार्य का विश्लेषण करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अधिगम स्तर में पीछे हैं और आप उनके लिए नैदानिक आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प 2 और 4 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यदि आपकी कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और अलग अलग शिक्षण स्तर के कई बड़े समूह बनते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण की किन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन 1, हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना। ऑप्शन 2, स्तर के अनुसार बटे समूहों में शिक्षण, भिन्नात्मक शिक्षण का प्रयोग करना। ऑप्शन 3, सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना। ऑप्शन 4, मिले जुले समूहों में पढ़ाना। ऑप्शन 5, सहकर्मी शिक्षण। और ऑप्शन 6, उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन नेक्स्ट है विकल्प 2, 3, 4 और 5 सही है। तो पहला जो विकल्प है हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना, ये तो संभव नहीं होगा। अगर आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे को आप अलग अलग जो है निर्देश नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये सही नहीं है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5 सही हैं। इस लिहाज से जो है आपका जो आंसर हुआ वो आंसर है लास्ट विकल्प 2, 3, 4 और 5 सही है। तो मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है वेज कुकी। वो कुकिंग से संबंधित चैनल है, उसमें मैंने बहुत सारी किचन टिप्स जो है दे रखी हैं और उसमें नए रेसिपीज़ मैं डालता रहूँगा क्योंकि मुझे कुकिंग की हॉबी है। तो प्लीज़ आप उस चैनल पर भी विज़िट कर लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यदि कुछ ज़रूरी लगे तो आप अपने ज़रूरत की वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं मित्रों। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो है उपचारात्मक शिक्षण भाग 5 की भी वीडियो चैनल पर डाल दिया है। अब आप लोग सारी वीडियोस को देख करके पूरा प्रशिक्षण आप मज़े से आराम से अपना समाप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।